जय हिंद बच्चों, हम अनीस जंग द्वारा लिखा गया चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग। और पहले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार लेखिका रैग पिकर्स, जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं, उनको देखती हैं, उनसे बात करती हैं और हमें बताती हैं कि वो कैसे नंगे पांव घूमते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। माई acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metamorphically. My acquaintance, मेरी जो जान पहचान है नंगे पांव रहने वाले कूड़ा बीनने वाले बच्चों से, वो पहचान मुझे सीमापुरी लेके जाती है। A place on the periphery of Delhi. पेरिफेरी का मतलब होता है बिल्कुल सीमा पे। तो दिल्ली की जो सीमा है उस पे एक जगह स्थित है, उसका नाम है सीमापुरी। तो सीमापुरी वैसे तो दिल्ली में आता है, yet miles away from it, metamorphically, लेकिन इसके बावजूद भी दूसरे शब्दों में कहें तो दिल्ली से कोसों दूर है, क्योंकि उसमें दिल्ली जैसी कोई बात नहीं। मेटामॉर्फिकली शब्द का मतलब होता है लाक्षणिक, यानी कि सिर्फ कहने के लिए। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. जो लोग यहां पर सीमापुरी में रहते हैं वो लोग स्क्वाटर्स हैं। स्क्वाटर्स शब्द का मतलब है अतिक्रमणकारी, वो लोग जो जबरन किसी और जगह पे कब्जा करके बैठ जाते हैं या फिर जो वहां के नहीं होते लेकिन वहां पर आकर के जबरन बस जाते हैं। Who came from Bangladesh, ये लोग बांग्लादेश से 1971 में आए थे। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, उस समय में जब ये लोग 1971 में आए थे तो सीमापुरी बिल्कुल उजाड़ था। विल्डरनेस यानी कि एकदम उजाड़ वीरान जगह थी। इट स्टिल इज बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, वो अभी भी उजाड़ सी ही है लेकिन अब वो खाली नहीं है। एम्प्टी यानी कि खाली। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, अब मिट्टी के बने हुए घर, उनको हम घर भी एक तरह से नहीं कह सकते, वो केवल एक इमारत है, वो केवल इमारतें हैं, स्ट्रक्चर्स हैं। वो स्ट्रक्चर्स जो मिट्टी के बने हैं, जिनकी छतें टीन की या फिर टारपोलिन की हैं। टारपोलिन क्या होता है? तिरपाल। तिरपाल जैसे प्लास्टिक की या फिर कैनवस की और प्लास्टिक की तिरपाल होती है, वैसे। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। अब डिवॉइड यानी कि उसके बिना रहना, उसके बिना होना। तो वहां पर क्या क्या नहीं है? वहां पर सीवेज की, ड्रेनेज की यानी कि नालियों की या फिर जल की कोई भी सुविधा नहीं है। और इस सारी असुविधा के साथ में रहते हैं लिव 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 रैग पिकर्स वहां पे रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, वो यहां पर बिना किसी पहचान के 30 साल से रह रहे हैं। आइडेंटिटी मतलब पहचान। विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स, उनके पास कोई परमिट नहीं है लेकिन उनके पास राशन कार्ड है। That get their names on voters list and enable them to buy grain. उनके वोटर कार्ड के दो फायदे हैं। एक फायदा तो यह है कि उसके कारण वो वोट दे पाते हैं और दूसरा फायदा यह है कि उससे वो राशन की दुकान में राशन खरीद पाते हैं। Food is more important for survival than an identity. आइडेंटिटी यानी कि पहचान, पहचान से भी अधिक आवश्यक है भोजन। तो जीवन यापन के लिए पहचान से भी अधिक महत्वपूर्ण है भोजन। भोजन नहीं होगा तो लोग जी नहीं सकते। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain. अगर दिन खत्म होते होते अगर हम अपने परिवारों का पेट भर पाएं और हमारे बच्चे भूखे ना सोएं, वो भोजन करके सोएं, तो हम यहां रहना ज्यादा पसंद करेंगे उन खेतों की जगह जो खेत हमें कोई भी अनाज नहीं देते। Say a group of women in tattered sarees, और ये बात झुंड में खड़ी हुई कुछ महिलाएं कहती हैं। उन्होंने टैटर्ड साड़ीज पहन रखी हैं। टैटर्ड यानी कि बहुत ही फटी हुई, उन्होंने फटी हुई साड़ियां पहन रखी हैं। When I asked them why they left the beautiful land of green fields and rivers, और ये बात वो मुझे तब बताती हैं जब मैं उनसे पूछती हूं कि आपने अपना इतना सुंदर देश जहां पे हरे भरे खेत थे और नदियां थी, आपने उसको क्यों छोड़ दिया? Wherever they find food, they pitch their tents and become transit homes.
Wherever they find food, उन्हें जहां पर भी भोजन मिल जाए, they pitch their tents, वो अपने टेंट्स गाड़ देते हैं, यानी कि वो अपने तंबू गाड़ देते हैं. That become transit homes, और उनके जो ये तंबू हैं या ये जो टेंट्स हैं वो उनके ट्रांजिट होम बन जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले टेम्पररी घर जो कहीं पर भी लगाए और कभी भी उखाड़े जा सकते हैं. Children grow up in them, बच्चे भी उनमें बड़े होते हैं. Become partners in survival, और जीवन यापन के पार्टनर्स बन जाते हैं. और बच्चे बचपन से ही कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइवल यानी कि जीवन यापन का तो एक ही तरीका है, वो है रैग पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनना. थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, और पिछले कई सालों में ये जो कूड़ा बीनने का काम है ये एक कला की तरह विकसित हो गया है. गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा उनके लिए सोना है. इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोज की रोटी है. अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सिर की छत है. इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही वो टपकती हुई छत हो. बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए उससे भी अधिक है. आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज. कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी, साहिब कहता है. His eyes lighting up, और ये कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती है. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. और अगर आपको कभी कूड़े में कोई चांदी का सिक्का मिल जाए तो फिर आप कूड़ा बीनना बंद नहीं कर सकते, आप खोजबीन बंद नहीं कर सकते, क्योंकि आप इस आशा में होते हैं कि शायद आपको और मिल जाए. फाइंडिंग का मतलब है ढूंढना. For there is hope of finding more, क्योंकि फिर आप इस आशा से बन जाते हैं कि आपको और मिल जाएगा. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों के लिए कूड़ा जो है उसका एक अलग मतलब है उनके माता पिता के मुकाबले. For the children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. बच्चों के लिए वो विस्मय से भरा हुआ है, विस्मय से रैप्ड है, विस्मय में लिपटा हुआ है. रैप्ड का मतलब है लिपटा होना. फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए वो तो केवल एक जीवन यापन का साधन है. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब. एक दिन सर्दियों की सुबह की बात है. मैंने साहिब को देखा कि वो नेबरहुड क्लब यानी कि हमारे पड़ोस का जो क्लब है उसके गेट के पास खड़ा है, watching 2 young men dressed in white playing tennis. वो 2 युवा व्यक्तियों को जिन्होंने सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे टेनिस खेलते हुए दिख रहा था. I like the game, मुझे ये गेम अच्छा लगता है. He hums, वो अपने आप में बोलता है. Content to watch it standing behind a fence, और वो उस फेंस के पीछे खड़ा होकर के ये गेम उन लोगों को खेलता हुआ देखने में भी संतुष्ट है. I go inside when no one is around, he admits. जब आसपास कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूं, वो स्वीकारता है. The gatekeeper lets me use the swing. जो गेटकीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है. Swing का मतलब है झूला. Sahib too is wearing tennis shoes that look strange over his discolored shirt and shorts. साहिब ने भी टेनिस शूज पहने हुए हैं जो कि बहुत अजीब लग रहे हैं उसके फीके पड़े हुए शर्ट और शॉर्ट्स के साथ में. Someone gave them to me. किसी ने मुझे दे दिए. He says in the manner of an explanation. वो ऐसे कहता है जैसे कि वो सफाई दे रहा हो, जैसे कि वो बता रहा हो कि उसके पास जूते कहां से आए. The fact that they are discarded shoes of some rich boy. और वो ये भी बताता है कि किसी अमीर बच्चे के द्वारा छोड़े हुए जूते हैं. Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them. उसने शायद इस वजह से उनको पहनने से मना कर दिया क्योंकि उनमें से उस अमीर बच्चे ने शायद उन जूतों को पहनना इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनमें से किसी एक जूते में छेद था. डिस्कार्डेड का मतलब है छोड़ देना. रिफ्यूज्ड का मतलब है मना करना. Does not bother him, लेकिन इससे साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ता. For one who has walked barefoot
Even shoes with a hole is a dream come true. क्योंकि वो इंसान जो इतने समय से नंगे पैर चला हो, अगर उसे पहनने के लिए जूते मिल जाएं, भले ही उन जूतों में एक छेद हो, तो ये तो उसके सपने के साकार होने जैसी बात है. But the game he is watching so intently is out of his reach. लेकिन जो खेल वो बहुत ही ध्यान से देख रहा है, वो उसकी पहुंच से कहीं दूर है. इंटेंटली का मतलब है ध्यान से. वॉचिंग यानी कि देखना. आउट ऑफ हिज रीच का मतलब है पहुंच से बाहर होना. दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ. आज सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है, यानी कि दूध की डेयरी की तरफ जा रहा है. इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर. उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है, जैसे कि डोलू होता है. I now work in a tea stall down the road, he says. अब मैं चाय की दुकान पे काम करता हूं, वो कहता है. Pointing in the distance, दूर इशारा करते हुए. Pointing का मतलब है इशारा करना. I am paid 800 rupees and all my meals. मुझे इस काम के 800 रुपए मिलते हैं और मेरा सारा खाना मुझे यहीं से मिलता है. Does he like the job? I ask. क्या उसे काम अच्छा लगता है? मैं उससे पूछती हूँ. His face, I see, has lost the carefree look. और मैं देखती हूं कि उसके चेहरे पे जो बेफिक्री का भाव था, बेफिक्री यानी कि carefree, वो अब नहीं है, वो उसे खो चुका है. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. जो स्टील का कैनिस्टर, जो स्टील का बर्तन उसने हाथ में पकड़ रखा है, वो कहीं अधिक भारी लग रहा है उस प्लास्टिक के बैग से जो वो बड़े आराम से अपने कंधों पर उठा लिया करता था जब वो कूड़ा बीनने जाया करता था. The bag was his. वो बैग उसका हुआ करता था. The canister belongs to the man who owns the tea shop. ये जो दूध का बर्तन है, ये उस चाय वाले का है जिसके लिए वो काम करता है. साहिब is no longer his own master. और अब साहिब अपना मालिक खुद नहीं है. तो ये एक कहानी थी, अनीस द्वारा लिखी हुई. आशा करती हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी. इसी चैप्टर की एक दूसरी कहानी अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. धन्यवाद. जय हिंद बच्चों. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द लॉस्ट स्प्रिंग. आइए दूसरी कहानी पढ़ें. आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार. मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं. मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश इंसिस्ट करता है, यानी जिद करता है या फिर इस बात पर जोर देता है कि वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है. आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस. मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, वो अनाउंस करता है. अनाउंसेस यानी घोषणा करना या बताना. डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क. क्या तुम्हें गाड़ियों के बारे में कुछ पता है? मैं पूछती हूँ. आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार. मैं गाड़ी चलाना सीख लूंगा, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज. वो जवाब देता है सीधा मेरी आंखों में देखकर. स्ट्रेट यानी सीधा. हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज. उसका जो सपना है बिल्कुल मिराज. मिराज यानी कि मृग तृष्णा. मृग तृष्णा की तरह लहराता है. अमिड्स द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद. उस धूल में भरी हुई सड़कों पर जो कि उसके शहर फिरोजाबाद में होती है. फेमस फॉर इट्स बैंगल्स. फिरोजाबाद वो शहर जो अपनी चूड़ियों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है. आपने भी शायद अक्सर सुना होगा कि अगर कांच की चूड़ियां पहननी है तो फिरोजाबाद की, क्योंकि फिरोजाबाद में कांच की बनी हुई चूड़ियां बहुत ही अच्छी होती हैं. एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन बैंगल मेकिंग. लगभग हर दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है. इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री. हमारे देश में ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का वो गढ़ है, यानी कि हमारे देश में कांच से सामान बनाने वाली इंडस्ट्री का एक गढ़ है. वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस. जहां पे कई सारी पीढ़ियों ने भट्टियों के आगे काम किया है. वेल्डिंग ग्लास, ग्लास को वेल्ड करते हुए, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स. और ऐसा लगता है जैसे कि पूरे देश में सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां वहीं से बनकर आती हैं. मुकेश's family is among them. मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है. None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures. उनमें से किसी को भी नहीं पता
कि उसके जैसे बच्चों के लिए ग्लास फर्नेस में यानी कि कांच और शीशे की भट्टियों में काम करना गैर कानूनी है। इलीगल का मतलब है गैर कानूनी। फर्नेस यानी कि भट्टी विद हाई टेम्परेचर्स, जहां पर तापमान बहुत अधिक होता है। इन डिंजी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, ऐसे अंधेरे से भरे हुए कमरों में जहां पर हवा और रोशनी की बहुत कमी होती है। दैट द लॉ इफ इनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. और वो कानून जो इस चीज के लिए बना है, यदि वो लागू किया जाए, इन्फोर्स्ड का मतलब है लागू करना या फिर अमल में लाना, तो उस कानून के कारण वो और उसके जैसे 20,000 बच्चे उन गर्म भट्टियों में से निकल जाएंगे जहां पे वो अपना पूरा दिन बिताते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। स्लॉग का मतलब है बहुत ज्यादा मजदूरी करना, बहुत मेहनत करना। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, वहां पर जहां पर वो अक्सर अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me home, मुकेश की आंखें चमक उठती हैं जब वो कहता है कि मुझे घर लेकर जाएगा। which he proudly says is being rebuilt, जो कि वो बहुत गर्व से बताता है कि अब वो दोबारा से बन रहा है। रिबिल्ट यानी कि दोबारा से बनना। We walk down stinking lanes choked with garbage, हम लोग बहुत ही बदबूदार गलियों से गुजरते हैं जो कि कूड़े से भरी हुई हैं। स्टिंकिंग का मतलब बदबूदार, लेन्स यानी कि गलियां, चोक्ड यानी कि एक तरह से बहुत भरा हुआ होना। Past homes that remain hovels with crumbling walls, हम ऐसे घरों से गुजरते हैं जो कि टूटती हुई दीवारों के अवशेष से लगते हैं। वॉबली डोर्स, ऐसे दरवाजे, एकदम टूटते से, कमजोर से, हिलते हुए से दरवाजे। नो विंडोज, बिना खिड़कियों के घर। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स कोएग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेवल स्टेट, ऐसे घर जो परिवारों से लदे पड़े हैं। वो परिवार जिसमें मनुष्य और जानवर एक साथ रहते हैं। कोएग्जिस्टिंग का मतलब है एक साथ रहना, एक साथ निवास करना। इन अ प्राइमेवल स्टेट, प्राइमेवल स्टेट मतलब बिल्कुल जैसे आदिकाल में हुआ करता था, इंसान और जानवर एक साथ रहा करते थे। He stops at the door of one such house, वो ऐसे ही एक घर के बाहर रुकता है। Bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open, एक वोबली सा, एक कमजोर सा लोहे का दरवाजा अपने पैर से धक्का देकर के खोलता है। We enter a half built shack, और हम एक आधी बनी हुई शैक में, आधी बनी हुई झोपड़ी में एंटर करते हैं। एंटर यानी कि प्रवेश, शैक यानी कि झोपड़ी। In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. उस घर के एक हिस्से में thatched with dead grass, सूखी हुई फूस से बना हुआ फायरवुड स्टोव है। फायरवुड स्टोव यानी कि चूल्हा है, मिट्टी और फूस का बना हुआ चूल्हा। Over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्तन चढ़ा हुआ है और उस बर्तन में पालक के पत्ते उबल रहे हैं। On the ground, in large aluminium platters are more chopped vegetables, और जमीन के ऊपर बड़ी सी एल्यूमिनियम की थाली में कुछ और कटी हुई सब्जियां रखी हैं। चॉप्ड का मतलब है कटी हुई, प्लेटर यानी कि थाल या फिर ट्रे। A frail young woman is cooking the evening meal for the entire family. एक बहुत ही कमजोर सी दिखने वाली, एक बहुत ही दुबली पतली सी युवा महिला पूरे के पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है। इवनिंग मील यानी शाम का खाना या फिर डिनर। Through eyes filled with smoke she smiles. उसकी आंखों में धुआं लग रहा है और वैसे ही धुएं भरी आंखों के साथ वो मुस्कुराती है। She is the wife of Mukesh's elder brother. वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। Not much older in years. वो उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। She has begun to command respect as the बहू, और पूरे परिवार में उसने अपना रुतबा स्थापित कर लिया है बहू के रूप में। The daughter-in-law of the house, घर की बहू। Already in charge of 3 men, 3 पुरुषों के लिए जिम्मेदार। Her husband, मुकेश and their father, उसका पति मुकेश और उनका पिता। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her face.
जब मुकेश का पिता यानी कि घर का जो सबसे बड़ा पुरुष है, जब वो घर के भीतर प्रवेश करता है तो वो धीरे से चुपके से जो टूटी हुई दीवार है उसके पीछे चली जाती है और अपने घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है। विड्रॉस का मतलब है चले जाना, बिहाइंड यानी कि पीछे, वेल यानी कि घूंघट। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि रिवाज है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट फील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। जो बहुएं हैं उन्हें अपना चेहरा घर के बड़े पुरुषों के सामने ढकना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर, और इस केस में जो बड़ा है वो एक इम्पोवरिश्ड बैंगल मेकर है, यानी कि एक गरीब चूड़ियां बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग years ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर देन एज अ बैंगल मेकर, उसने बहुत साल मेहनत मजदूरी की है। हार्ड लेबर मतलब मेहनत मजदूरी। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एक दर्जी के रूप में, देन अ बैंगल मेकर, उसके बाद चूड़ी बनाने वाले के रूप में। He has failed to renovate a house, वो अपने घर की मरम्मत नहीं कर पाया, वो अपने घर की मरम्मत करने में असफल रहा है। Sent his 2 sons to school, और वो अपने दोनों बेटों को भी स्कूल भेजने में असफल रहा है। All he has managed to do is teach them what he knows, वो केवल वो कर पाया है जो उसे करना आता था, चूड़ियां बनाना, the art of making bangles। वो अपने दोनों बेटों को चूड़ियां बनाने की कला सिखा पाया है। It is his कर्म, his destiny, says Mukesh's grandmother। ये तो उसका कर्म है, उसकी किस्मत है, मुकेश की दादी मां कहती है। Who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। उसने अपने खुद के पति को अंधा होते हुए देखा है। जब कांच की चूड़ियों को पॉलिश करते समय धूल उनकी आंखों में चली जाया करती थी। Can a God given lineage be broken? She implies, क्या ईश्वर का दिया हुआ वंश कभी तोड़ा भी जा सकता है? लीनेज का मतलब है वंश या फिर वंशावली। शी इम्प्लाइज, वो कहती है अर्थ बताते हुए। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। अब उनका जन्म चूड़ियां बनाने वालों की जात में हुआ है, तो उन्होंने चूड़ियों के अलावा अपने घर में, अपने आंगन में, किसी और घर में कुछ नहीं देखा। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स इन द हाउस, in the yard, in every other house, every other yard, every street in फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की हर सड़क पे, हर गली पे, आसपास के घरों में, उनके आंगनों में उन्होंने केवल चूड़ियां ही देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के ही लच्छे, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow। सुनहरी चूड़ियां, धानी हरी चूड़ियां, नीले रंग की चूड़ियां, गुलाबी, जामुनी, हर रंग जो कि 7 रंगों के इंद्रधनुष में से निकल सकते हैं, उन सभी रंगों में चूड़ियां। लाई इन बाउंड एंड अनकेम्प्ड यार्ड्स, वो बहुत बड़े बड़े ढेरों में अनकेम्प्ड यार्ड्स में पड़ी रहती हैं। अनकेम्प्ड यानी जिसकी साफ सफाई ना हुई हो, वैसे ही पड़ी रहती हैं। आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स, 4-wheeled हैंड कार्ट्स यानी कि ठेलों पे, वो 4 पहिए वाले ठेलों पे पड़ी रहती हैं। Pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, 4 पहियों वाले ठेले जिन्हें युवा पुरुष तंग गलियों में से, उस गंदे शहर की तंग गलियों में से चला के लेके जाते हैं। नैरो लेन्स मतलब तंग गलियां, शैंटी टाउन यानी कि गंदे से शहर में से। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और छोटे छोटे झोपड़ों में, और बिल्कुल अंधेरों में डूबे हुए झोपड़ों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, मिट्टी के तेल की जलते हुए दियों की लौ में। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, लड़के और लड़कियां अपने पिता और मां के साथ बैठते हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, कांच के रंगीन टुकड़ों से चूड़ियों के छल्ले बनाते हुए। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी आंखें अंधेरे की ज्यादा अभ्यस्त हैं बाहर की रोशनी के मुकाबले। दैट इज वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट्स, और इसी कारण बड़े होने से पहले, अडल्ट होने से पहले वो कई बार अपनी आंखों की रोशनी खो दिया करते हैं। तो जैसे जैसे हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं आशा करती हूं आप भी मेरे साथ फिरोजाबाद की चूड़ियां बनाने वाले परिवारों की और उनके बच्चों की
दशा इस चरित्र चित्रण से समझ रहे होंगे और कल्पना कर पा रहे होंगे कि वो लोग अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। इस वीडियो को अब हम यहीं रोकते हैं। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं लॉस्ट स्प्रिंग। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां बनाने वाले परिवार हैं और उनके बच्चे। आइए आगे पढ़ते हैं। सविता, अ यंग गर्ल इन अ डार्क पिंक ड्रेस। सविता एक युवा लड़की है और उसने एक फीके गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलोंगसाइड एन एल्डरली वुमन। वो एक बुजुर्ग महिला के साथ में बैठी है। एल्डरली यानी बुजुर्ग, अलोंगसाइड यानी कि बराबर में या फिर साथ बैठना। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। वो कांच के टुकड़ों को सोल्डर कर रही है यानी कि टांक रही है। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. उसके हाथ एकदम मशीन की तरह चलते हैं, जैसे कि किसी मशीन के टोंग्स हो यानी कि पकड़ने वाली चीज। I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. मैं सोचती हूं कि क्या उसे पता है कि जो चूड़ियां वो बना रही है उनका महत्व क्या है। It symbolizes an Indian woman's सुहाग। वो एक भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक है। Symbolizes का मतलब है प्रतीक होना। Auspiciousness in marriage, और विवाह का शुभ चिन्ह है। It will dawn on her suddenly one day. एक दिन अचानक से उसको इस बात का पता चलेगा। When her head is draped with a red veil. एक दिन जब उसके सिर पे लाल रंग का पल्लू होगा। Her hands dyed red with henna. उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगी होगी। And red bangles rolled onto her wrists. और उसकी कलाइयों पर लाल रंग की चूड़ियां चढ़ी होंगी। She will then become a bride. तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। Like the old woman beside her who became one many years ago. बिल्कुल उसके बराबर में बैठी वृद्ध महिला की तरह, जो कि कई साल पहले दुल्हन बनी थी। She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. आज भी उसकी कलाइयों पर बहुत सारी चूड़ियां हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया, she says, in a voice drained of joy. वो ऐसी आवाज में कहती है जिस आवाज में कोई भी खुशी नहीं है, जिस आवाज में से खुशी बह चुकी है। Drained मतलब बह जाना। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. अपने पूरे के पूरे जीवन काल में उसने एक वक्त का खाना भी ढंग से नहीं खाया है। That's what she has reaped. उसको ये मिला है, उसने ये कमाया है। Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. उसका पति, एक वृद्ध पुरुष जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है, वो कहता है, मुझे तो चूड़ियां बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। All I have done is make a house for the family to live in. मैंने सिर्फ एक ही काम किया है अपने जीवन में कि मैंने अपने परिवार को एक घर बना के दिया है। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बातें सुनकर मन में ये विचार आता है कि क्या उसने वो चीज प्राप्त कर ली है जिसको प्राप्त करने में बाकी सभी लोग अपने जीवन काल में असफल हुए हैं। He has a roof over his head. उसके सिर पे छत है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. Not even enough to eat rings in every home. और सभी घरों की एक ही कहानी है। सभी घरों में लोग एक तरह की ही बातें करते हैं कि उनके पास काफी पैसे नहीं है, उनके पास इतने ही पैसे थे कि वो चूड़ी बनाने का व्यापार कर पाते या चूड़ी बनाने का काम कर पाते। उनके पास खाने तक को पैसे नहीं है, लेकिन उन्हें केवल यही व्यापार करना आता है या उन्हें केवल चूड़ियां बनाना ही आता है। The young men echo the lament of their elders. जो युवा पुरुष हैं वो अपने ही बड़े बुजुर्गों की बात की दुहाई देते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की बात ही कहते हैं। Little has moved with time. समय बीतने से कुछ खास अंदर नहीं आया, कुछ खास चीज बदली नहीं है। It seems, ऐसा प्रतीत होता है। इन फिरोजाबाद में ऐसा लगता है कि समय भले ही गुजर गया हो, कई साल भले ही गुजर गए हों, लेकिन इन लोगों की हालत आज भी वैसी ही है।
Years of mind-numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. कई सारे सालों की mind-numbing toil. Toil का मतलब होता है मेहनत मजदूरी. Mind-numbing का मतलब है ऐसी मेहनत जो लगातार आप अपने हाथ से करते हो और आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, जो ना सिर्फ आपके दिमाग को अचेत करता है बल्कि सपने देखने की क्षमता और कुछ कर गुजरने की क्षमता को भी कमजोर कर देता है. Why not organize yourself into a cooperative? अपने आप को आप लोग एक कोऑपरेटिव के रूप में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते, यानी संगठित क्यों नहीं कर लेते? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैं ये बात उन युवा पुरुषों से पूछती हूं जो उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं, बिचौलियों के उसी चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिसमें उनके दादा परदादा, उनके पिता, ये सब लोग फंसे थे. विशेष सर्कल इस केस में चक्रव्यूह, मिडिलमैन यानी कि बिचौलिए, ट्रैप्ड यानी कि फंसना. इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस. भले ही हम ऑर्गेनाइज हो जाएं, भले ही हम संगठित हो जाएं, वी आर द वंस who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. हमें ही पुलिस उठाकर ले जाएगी, पीटेगी और खींच करके जेल में डाल देगी कुछ ऐसा करने के लिए जो कि गैर कानूनी हो. होल्ड अप का मतलब है उठाकर ले जाना, बीटन यानी कि पीटना, ड्रैग टू जेल यानी कि जेल में घसीट के ले जाना. इलीगल तो आपको याद ही होगा, गैर कानूनी. They say there is no leader among them. उनमें कोई लीडर नहीं है, उनमें कोई नेता नहीं है. No one who could help them see things differently. ऐसा कोई नहीं है जो उनको इस पूरी की पूरी परिस्थिति का एक दूसरा पक्ष दिखा सके. Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी उतने ही थके हुए जितने थके हुए वे हैं. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. वो एक स्पाइरल में बात करते हैं. वो बार बार केवल एक तरह की ही चीजों की बात करते हैं. वो एक स्पाइरल में यानी कि एक चक्र में ही बात करते हैं. वो एक चक्र में ही फंसे हुए हैं जो कि गरीबी की बात करता है, अपैथी की बात करता है, उदासीनता की बात करता है, ग्रीड यानी कि लालच की बात करता है, एंड टू इनजस्टिस और अन्याय की बात करता है. तो उनकी जो सोच और उनकी जो शब्द हैं वो इन्हीं चीजों के आसपास घूमते हैं. Listening to them, I see two distinct worlds. उनकी बातें सुनते हुए मैं दो अलग अलग दुनिया देखती हूँ. One of the family caught in a web of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. एक तो एक ऐसा परिवार जो गरीबी के एक ऐसे जाल में फंस गया है जिसमें जाति का स्टिग्मा है, जिसमें पैदा होना उनके लिए एक तरह से एक धब्बा सा है, क्योंकि वो उस परिवार में पैदा हुए हैं तो वो कुछ नहीं कर सकते, इस चीज को वो बदल नहीं सकते. The other, a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. और जो दूसरा विशेष सर्कल है, जो दूसरा चक्रव्यूह है, वो किसका है? वो साहूकारों का है, वो बिचौलियों का है, पुलिस वालों का है, कानून की रक्षा करने वाले लोगों का है और पॉलिटिशियंस का है, यानी कि राजनेताओं का है. Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. कुल मिलाकर इन सभी लोगों ने एक ऐसा बोझा उस बच्चे के ऊपर रख दिया है जो वो नीचे नहीं उतार सकता. Before he is aware, इससे पहले कि वो अपने होशो हवास में आए या इसके पहले कि वो बड़ा हो या वो समझे कि क्या हो रहा है, he accepts it as naturally as his father. वो बिल्कुल वैसे ही स्वाभाविक रूप में उस चीज को स्वीकार कर लेता है जिस प्रकार से उसके पिता ने किया था. To do anything else would mean to dare. इसके अलावा और कुछ करने का मतलब तो होगा बगावत करना. इसके अलावा कुछ भी और करे तो इसका मतलब हुआ कि वो धृष्टता दिखा रहा है. डेयर यानी कि धृष्टता इस संदर्भ में. एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप. और इस प्रकार की धृष्टता उसके बड़ा होने का हिस्सा नहीं है. When I sense a flash of it in Mukesh, I'm cheered. जब मुकेश के अंदर मैं एक झलक भी उसकी देखती हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है. I want to be a motor mechanic, he repeats. वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं. He will go to a garage and learn. वो गराज जाएगा और वहां जाकर के सीखेगा. But the garage is a long way from his home. लेकिन गराज उसके घर से बहुत दूर है. I will walk. मैं चल के जाऊंगा. He insists. वो इस बात पे जोर देकर कहता है.
डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने के बारे में भी कभी सपना देखते हो? ही सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता है। नो, ही सेज, नहीं, वो कहता है, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, धरती की तरफ देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। वो कुछ बुदबुदाता है और उसकी बुदबुदाहट में कोई शर्मिंदगी सी है, जो कि अच्छा है, अभी तक अफसोस में नहीं बदली। रिग्रेट यानी कि अफसोस, एम्बैरेसमेंट यानी कि शर्मिंदगी, मरमर यानी कि बुदबुदाना धीरे से। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स। वो अभी गाड़ी के बारे में सपने देखने में ही संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। गाड़ियां जिनको वो अपने शहर की सड़कों पर दौड़ता हुआ देखता है। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के ऊपर ज्यादा हवाई जहाज नहीं उड़ते। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी, फिरोजाबाद की चूड़ी बनाने वाले बच्चों की। आशा करती हूं इन दोनों कहानियों के द्वारा आपने भी इन बच्चों के जीवन की एक झलक अवश्य देखी होगी। धन्यवाद। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपने इसका आनंद भी उठाया होगा और आपको समझ भी आया होगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले वीडियो में क्या हुआ? अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, विद्यासार। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.vidyasar.com। यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं।